ठीक है। चलिए जी, तो सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले भी तैयारी कर चुके हैं? मतलब चाहे हमसे पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, मतलब ये नहीं, शिक्षा का मतलब शिक्षा है, कहीं से भी ली हो आपने ना, पहले कर चुके हैं आपने। और आपने आपने अच्छा, तो फिर दोबारा से करोगे? आपने भी कर लिया ना? विक्रांत बैच में? विक्रांत बैच कितने लोगों ने पढ़ा है आप लोगों में से? पूरा बढ़िया से? वेरी गुड। बाकी लोगों ने पढ़ा ही नहीं? तो प्यारे बच्चों, हो सकता है आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी हमारा नाम भी ना जानते हों। वैसे हमें बच्चे प्यार से और सम्मान से रमन सर के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा नाम है, कई बार बच्चे देखते होंगे R K रमन लिखा रहता है, जिसकी फुल फॉर्म रहती है रजनीश कुमार रमन। ये हमारा पूरा नाम है। लेकिन आपने इतना प्यार और सम्मान दिया है कि अब हम पहले वाले को खुद भूल गए, अब हमें बाद वाले ही याद है। थोड़ा सा अपने विषय में बता दें आपको सेशन की शुरुआत करने से पहले। 2008-9 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरी बीटेक रही। उसके बाद में 1 ईयर दिल्ली में तैयारी भी की। इसके बाद में जॉब भी की, 5 बार गेट का एग्ज़ाम भी पास किया, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे। क्योंकि अब हमारे लिए भी ये यादें हैं, तो वैसे तो समय है नहीं, इतनी क्लासेज रहती है, तो सोचा पहले 10 मिनट अपनी यादों को ही शेयर कर लूँ आपके साथ। DMRC का 5 बार रिटर्न पास करके इंटरव्यू दिया, फेल हो गए। IOCL का इंटरव्यू दिया, फेल हो गए। BHL इंटरव्यू दिया, फेल हो गए। क्योंकि फेल होने में थोड़ा सा ये भी कारण रहा है कि हम रहे गांव देहात के आदमी, तो थोड़ा अंग्रेजी कमज़ोर थी, और थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे प्रभाव डालती है, तो वो थोड़ा सा कमजोरी रही। बाद में थोड़ा बहुत काम किया उस पर। फिर 11-12 वाले सेशन में एमटेक भी कंप्लीट की, और उसके बाद में पूरी तरीके से अपना टीचिंग को ही समय दे रहे हैं। 2014 से, जैसे आज आप EAD के नाम से जानते हो, EAD की फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून। इस नाम से हमने शुरुआत की। शुरुआत में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जेई से हम लोगों ने शुरुआत किया। 2018 से यूट्यूब पे सेशन की शुरुआत की, और साथ में IT इलेक्ट्रीशियन को भी इंक्लूड किया है इसमें। थोड़ा सा टेक्निकली हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत रही, उस पर काम किया। 19 तक 20 तक आते आते हिंदी में बड़े अच्छी पकड़ बनाई, और अब हम IT इलेक्ट्रीशियन को पूर्णतः हिंदी में ही पढ़ा लेते हैं, लिखते भी बढ़िया है। इसमें ये भी हमें बेनिफिट मिला कि हमारी जो पहली सब एजुकेशन थी वो हिंदी माध्यम से थी, तो हमारे लिए उस चीज़ को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं थी।
एकेडमी की शुरुआत इलेक्ट्रिकल के 4 बच्चों से, मैकेनिकल के 1 और सिविल के 1 विद्यार्थी से हमने की। आज ईएडी के मुख्य चैनल पर लगभग 4 लाख इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, जो कि टेक्निकल में मैं ठीक मानता हूं, क्योंकि टेक्निकल में संख्या भी कम है बच्चों की। और रमन सर क्लासेज एक यूट्यूब चैनल हमने विक्रांत बैच के दौरान स्टार्ट भी किया था। इस पे मेरे हिसाब से मोर देन 60,000 स्टूडेंट उस पर भी जुड़े हुए हैं। ईएडी पॉलिटेक्निक क्लासेज हमने स्टार्ट किया, तो आई थिंक 25,000 हमारे पास वहाँ भी क्राउड है। एप्लीकेशन पर जो ईएडी की एप्लीकेशन है उस पर 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे पेड यूजर हैं, चाहे वो कोर्सेज 1 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं। विक्रांत बैच को मैं इसलिए बहुत सफल बैच मानता हूँ, क्योंकि उस बैच को बेटा जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, देखा होगा, उस बैच को बहुत ईमानदारी और शिद्दत के साथ में मैंने पूरा करवाया, और उसके लिए कोई सिंगल रुपीस हम लोगों ने निःशुल्क रखा, पूरा कोई फीस नहीं लिया। ऑफलाइन में लगभग 100 बच्चे पहुंचे, उनको भी फ्री पढ़ाया। ऑनलाइन में लगभग 30,000 ऐसे बच्चे रहे जिन्होंने एप्लीकेशन पर इसमें एनरोल करके पीडीएफ का और 24 या 25 फुल लेंथ पेपर का आनंद उठाया है। तो मेहनत बहुत की है अपने जीवन में, और यही संदेश बच्चों तक हम देते भी हैं कि बेटा जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करो, हार पहले है, जीत बाद में है। हार से डरो मत, हार को स्वीकार करो, और जो हार चैलेंज आपको कर रही है उसके लिए तैयारी करके उससे लड़ाई लड़ो। आजकल मैं आईटीआई के विद्यार्थियों में 2-3 चीज़ें हैं जो नोटिस करता हूँ, कि हमारे बच्चों में थोड़ा सा पेशेंस कम है। मतलब जो बोलते हैं ना कि बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें, और तुम में ही नहीं, जेई वालों में भी ये चीज़ है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें पाने की थोड़ा सा कोशिश है। इसलिए बच्चा ढंग से एक बार पूर्णतः पूरी तरीके से सिलेबस को नहीं पढ़ रहा। बेटा ढंग से एक बार सिलेबस को जरूर पढ़े, और जब सिलेबस को पूरा पढ़ ले, 3 महीने के लिए एक दुनिया से अपने कांटेक्ट को तोड़ लो। आप सोच रहे होंगे सर कैसे? रिश्तेदार, यार, दोस्त सब छोड़ दो, एक कमरे में बंद हो जाओ 3 महीने के लिए, जब सिलेबस पूरा हो जाए। सब्जी लेने के लिए बाहर निकलो, या जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके लिए, दिखो ही मत किसी को भाई। इतनी जम के शिद्दत से रिवाइज करो और पेपर लगाओ, और मैं बता रहा हूं कि 3 महीने की मेहनत आपके जीवन बदल देगी। लेकिन इससे उल्टा हमारे बच्चे करते ये हैं कि आज ऑफलाइन ज्वाइन किया, परसों कोई भर्ती आ गई, ऑब्जेक्टिव किताब उठा ली, कोई मोहन बाबू से ऑब्जेक्टिव लगाएगा, कोई सोहन से ऑब्जेक्टिव लगाएगा, कोई किसी से ऑब्जेक्टिव लगाएगा। सुबह से शाम तक आप यूट्यूब पर कितने ऑब्जेक्टिव सेशन देख लो, रिजल्ट 0 है। क्यों? इस ऑब्जेक्टिव में आपका रोल क्या था? सिर्फ देखना? सवाल तो टीचर ने हल करवाए हैं। ऑब्जेक्टिव देखने का सिर्फ तात्पर्य नहीं है। मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव मात्र दिन में 10 रखो। एक मशीन, एक पावर, एक बेसिक, एक मेजरमेंट, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। 10 ऑब्जेक्टिव भी पूरे सिलेबस का रिवीजन करवा सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव लगाने का तरीका पता। बच्चे से मैं अलग अलग से बात करता हूं, बेटा ऑब्जेक्टिव कितना लगा ली? सर वो 15,000 वाली वो फलाने की किताब भी हल कर ली, 10,000 वाली ये भी कर ली, 6-7 हज़ार आपकी भी कर ली। सर मैं रियली बताऊं, अंदर से हंसी आ रही होती है मुझे, भाई इतने की जरूरत थी ही नहीं। लगाई कैसे?
प्रतिरोध की इकाई मुझे तो पता ओम है, धारा की मुझे तो पता एम्पियर है। मैं सुबह से शाम तक 1000 सवाल लगा लिए, लेकिन ढंग से अपनी तैयारी को रिव्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सवाल लगाने का अपना एक तरीका। अगर सवाल ये देखा कि प्रतिरोध की इकाई क्या, तो बेटा प्रतिरोध से संबंधित सारे बिंदुओं को बिना देखे लिखो, जितना तुम्हें याद है, और फिर अपने नोट्स से ये मैच करवाओ कि प्रतिरोध के बारे में आप कितना जानते हो। तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से लगाते हैं। एक सिंगल सवाल ले लिया इंडक्शन मोटर का, प्रेरण घातीय मोटर तो स्वचालित होती है सर, हमने लगा दिया भाई, मजा आ गया, सेल्फ स्टार्ट होती है। तुम्हारा क्या प्रयास रहा? ये तो नॉर्मल सवाल था, याद है बेटा? जब इंडक्शन मोटर का सवाल लगाओ तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट भी होती है, इसमें स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है, इसमें केसी का मान ये होता है, के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो आप लिखते हो उसका मान ये होता है, टॉर्क का सूत्र ये होता है, स्लिप का सूत्र ये होता है। टॉर्क और स्लिप के बीच विशेषता ये होती है, गति नियंत्रण की विधियां ये हैं। तो बेटा ये बिना देखे प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटाफट सारे पॉइंट लिख दो, तब जाके मानना कि सिलेक्शन के दरवाजे पे खड़े हो गए और बस उसे जब भी एग्जाम आएगा हर बार अपनी हाजिरी लगाएंगे कि भाई खुल जा। और आपको पता नहीं चलेगा अपनी मेहनत अगर ढंग से कर ली एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो बेटा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्मूथली वो दरवाजा आपने खोल दिया। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, देखो अगर ऐसा ना हो तो हमें बताना ईमानदारी से। आप लोग बातें मानिए उनकी जो एग्जाम पास किए, उनकी बातें मानना जायज। जैसे आपके कोई बड़े हो, सीनियर हो, वो कह दे कि भाई तू ऐसे पढ़ ले, तो उनका तो समझ आता है। जिन्होंने एग्जाम का ई पास नहीं किया, तुम लोग उनकी बातें मानकर इंस्पायर होके गलत डायरेक्शन में कई बार चल लेते हो। मैं ये मानता हूं कि बेटा अनुभव से सीखना बढ़िया है, लेकिन अनुभव थोपना गलत है। दोनों अलग चीजें हैं। अनुभव से सीखा जाता है, अनुभव को किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। भाई मैं सीखने का मतलब है कि देख भाई, तू है मेरा अपना, मैंने अब तक 4 एग्जाम दिए, चारों में फेल होने का मेन कारण यह है कि मेरा पेपर को लगाने का तरीका गलत है। तो देख यार, तू मेरा अपना है, ऐसे पेपर लगा के मैं फेल हुआ हूं, तो यार तुझे पेपर लगाने में अपने अंदर ये सुधार कर लेना। ये होता है अनुभव से सीखना या सीख देना। थोपना मैं बताता हूं, अबे जो तू कर रहा है ना वो गलत है भाई, जो तू कर रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं होगा तेरा सिलेक्शन, ऐसे होगा जो मैं बताऊंगा वो कर। अनुभव सिखाने के लिए शेयर करे कोई, बढ़िया। अनुभव कोई थोपने के लिए शेयर करे, मैं उसे सरासर गलत मानता। हमेशा आप लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श क्यों मानते हो? आप होमी जहांगीर भाभा जी को आदर्श क्यों मानते हैं? विक्रम साराभाई जी को आदर्श क्यों मानते हैं? आप सरदार भगत सिंह जी को आदर्श क्यों मानते हो? चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों मानते हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्यों मानते हो? ये
हमारे गांव में भी, हमारे गांव का भी एक व्यक्ति है, तुम्हारे भी गांव के कितने व्यक्ति हैं? तो आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जितना नजरिया, मैं मानता हूं, उनके प्रति तो नहीं रखा होगा। कहने का तात्पर्य ये है, इन लोगों को आप आदर्श बेटा इसलिए मानते हो क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में सफलतम लोग हैं। आप उनमें ये ढूंढते हो कि ये किस चीज से या क्या तरीके इन्होंने अपनाए कि वो जीवन में सफलतम। एक आदमी, हमारे भी गांव में कई आदमी ऐसे हैं, पिताजी ने दी थी 100 बीघे जमीन, दारू पी के सब बेच दी। तो उस व्यक्ति को आदर्श क्यों नहीं माना भाई? क्योंकि उस रास्ते पे चलना खतरनाक। और एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन में जो मेहनत की है, होमी जागीर जी ने जो मेहनत की है, विक्रम साराभाई जी ने जो मेहनत की है हमारे देश के लिए, उस रास्ते पे चलना आपका जीवन संवार सकता है। तो हम हमेशा यही तो कहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों से सीखना है, गलत रास्ते पे जाने वाले व्यक्तियों से नहीं सीखना होता। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि कुछ चीजें आपको बेटा मोटिवेट करती हैं, और वो होते हैं आप खुद में। हर एक क्लास में अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे, उम्मीदों का पिटारा। वो उम्मीदों का पिटारा क्या है कि देखो जी, आज ही सारा तो नहीं भरेगा, लेकिन आज क्लास से खाली हाथ नहीं आऊंगा, इसमें कुछ ना कुछ प्लस करके लाऊं। जब हम हर दिन इस उम्मीदों के पिटारे में कुछ ना कुछ रखते रहेंगे, तो मेरे बच्चों एक दिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा और भर भी जाएगा। लेकिन एक ही दिन में सोचोगे कि आज तो पूरा कंप्लीट करके लाना है, तो फिर दिक्कत है। इसीलिए जब भी आप तैयारी की शुरुआत करें, अपने अंदर सकारात्मक विचारधारा अगर नहीं है तो लाइए। और मेरे से हो सकता है ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो सकता है ना भी हो। तो जब तक मेरे साथ में पढ़ रहे हो दोस्त, तब तक आप हैं, आपके पिता भी हम, माता भी हम, और अध्यापक भी हम, बड़े भाई भी हम। जब तक सिलेबस चलेगा, हम पढ़ा रहे हैं, तब तक आप हैं या सीधे हम हैं। अगर आपको दिक्कत है तो हमें बताएं, और हमें कोई दिक्कत है कि बेटा काम पूरा करके नहीं ला रहा, तो हम आपको बोलें। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ यहां से कोई चीज तभी दिमाग में जाएगी जब इस रिश्ते में विश्वास हो। रावण का भगवान भोलेनाथ जी में अपार विश्वास था। तो देखो, गुरु के हाथ तो भैया ऐसे हैं, आपके लिए हमेशा देने के लिए है, लेकिन कुछ ग्रहण करने के लिए अपनी झोली आपको भी तो करनी पड़ेगी ऐसे। और खाली झोली और बंद दिमाग, भाई झोली आपने आगे करी नहीं, दिमाग का ढक्कन खोला नहीं, तो हम कितना भी चिल्ला लें कोई फायदा नहीं है। तो रावण का भोलेनाथ जी में अपार विश्वास था। भोलेनाथ जी ने कहा कि चल भाई, जो तुम मान रहे हो, जो तू जो मांग रहा है भैया, मैं देने को तैयार हूं, चलो भाई साथ में। तो भोलेनाथ जी ने नहीं मना किया था, रावण के साथ चल दिए थे भाई। यही एक गुरु और शिष्य में भी है। एक सच्चा गुरु कभी अपने विद्यार्थी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई परिभाषा दे ही नहीं सकता। वो एक ऐसा रिश्ता है, मैं बोलता हूं मेरे बच्चे को कि बेटा पेपर देने तुम जाते हो, लेकिन मंदिर में दिया हम जला के आते हैं। नहीं नहीं, हमारे बच्चों का पेपर है, कुछ हो जाए।
जिस दिन TG2 का रिजल्ट आया था, पहले के जो TG2 का जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन लापरवाही की वजह से मेरा ये हाथ जला था, कि खुशी में पता ही नहीं रहा कि गैस पे चल क्या रहा है। बच्चों को तो मैंने झूठ बोला था कि चाय गिर गई थी। मैं बना रहा था खाना, तेल रख के भूल गया, इधर बच्चों के फोन आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपना रखा था पानी, मुझे पता नहीं चला कि इसमें तेल इतना ज्यादा गर्म हो गया। अपना डाला, ये उठ के अपना इस पे गिर गया हाथ पे। तो बच्चों की सफलता हमारे सब दुख दर्द भुला देती है। तो ये रिश्ता ऐसा है। हम इस कोर्स में क्या क्या करेंगे बेटा, हमारा इस कोर्स में क्या क्या सिलेबस रहेगा, और ये जो ये डेमो सेशन है, इसको 2-4 दिन के लिए कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू रखते हैं इसमें, और इसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया जो टॉपिक है, 2-4 दिन के बाद में सिलेबस शुरू करूंगा। पहले आपको ABCD पढ़ाता हूं। ABCD का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रियल में मायने क्या है। एक बढ़िया सा टॉपिक प्रतिदिन आपके लिए खत्म करते हैं। उसके बाद में फिर मुख्य पर चलेंगे, ताकि आप ये ना कहो कि सर हमें ये भी पढ़ाना था, ये भी पढ़ाना था। तो पहले जो जड़ है उस पर काम करेंगे, उसे मजबूत करेंगे। तो देखो जी, आप लोगों का जो सिलेबस है, जो आप लोगों का बेटा इसमें रहने वाला है, इसकी फोटो ले लेंगे भाई। फोटो लेके अपने पास सेव रखेंगे, ठीक है जी। प्रूफ के तौर पर हम भी साथ में खड़े होंगे। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो हमें बोल देना कि सर ये टॉपिक आपने लिखाया था लेकिन छोड़ दिया, ठीक है जी। ओम नमः शिवाय। चलिए जी, शुरू करते हैं। बेटा एक है बेसिक फंडामेंटल, दूसरा है रेजिस्टेंस। अरे मैं हिंदी में ही लिखता हूँ सब ना, वो थ्योरी वरी नहीं है, टॉपिक के नाम है। अब क्या लिखूं दोनों में, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इतना समझ जाते होंगे तुम। इतना तो समझ जाते होगे प्रतिरोध कहते हैं इसे। पावर कैलकुलेशन, ये भी बहुत बड़ा सा टॉपिक है, और लेकिन शानदार टॉपिक है। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें भी। ये है जी KCL और KVL। पर में बोलते हैं हिंदी में, थ्योरम होती है बेटा ये। फिर आता है जी यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ AC। फिर है बच्चों AC सर्किट एनालिसिस। रेजोनेंस, जिसे हम अनुनाद बोलते हैं। थ्री फेज सिस्टम। चुंबकत्व बोलते हैं मैग्नेटिज्म। स्थैतिक वैद्युत की बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर होती है बच्चों बैटरी। ये इसलिए रखा है टू पोर्ट नेटवर्क, क्योंकि ये बेटा हमारा
जो यूपी आर्विनल का पेपर था इस वाले से पहला, उसमें 3 सवाल हमारे टू पोर्ट नेटवर्क से आए थे। सवाल बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन आपको जब पढ़ाया जाएगा तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते भाई। 14 पर है कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं जिसको ना, इंडक्टर जिसे आप प्रेरकत्व बोलते हो, फिर मैंने अलग से एक चैप्टर का निर्माण किया बेटा ये, ताकि आपको समझ आ जाए, बेसिक्स ऑफ मशीन। और मशीन के साथ में फिर चलेगा मामला वाइंडिंग का। आजकल ये ट्रेंड में है आईटीआई में, वाइंडिंग वगैरह बहुत अच्छे से पूछता है ये बेटा। फिर पढ़ते हैं हम ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर भी सिर्फ सिंगल फेज नहीं है सिलेबस में, 3 फेज भी है और ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज और ऑटो, बेटा तीनों आएंगे इसमें ट्रांसफॉर्मर। फिर है जी 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसे आप प्रेरण घातीय मोटर के नाम से जानते हो। और एक आपका आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फिर बेटा आप पढ़ते हो डीसी जनरेटर। और मेरे बच्चों ये हो जाएगा हमारा डीसी मोटर। फिर आ जाता है यहां पर सिंक्रोनस जनरेटर। फिर बेटा हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनस, जो आप बोलते हो जैसे जनरेटर हो गया जी, और ये हो गया जी आपका मोटर। स्पेशल मोटर है, ये भी आजकल बहुत पूछ रहा है, जिसमें स्पेशल में स्टेपर है, रिपल्शन है, हाइस्ट्रेसिस है, रिलक्टेंस है, सर्वो मोटर है। तो ये बहुत सारे मोटर का एक कॉम्बिनेशन होता है जी स्पेशल मोटर। फिर है बच्चों कन्वर्टर। फिर आते हैं बेटा हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए अलग अलग चैप्टर है। जैसे आप पहले पढ़ोगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसको आप अर्धचालकीय भौतिकी बोला करते हो। फिर आप पढ़ोगे बेटा डायोड, फिर पढ़ोगे बीजेटी, फिर पढ़ोगे फैट और मॉसफेट। ठीक है जी। फिर पढ़ोगे आप इसमें एम्पलीफायर वाला जो पोर्शन है ये। तो मैंने पावर एम्पलीफायर को अलग नहीं रखा, लेकिन हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अलग जरूर रखा है। यहाँ है जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो ऐसे लिख लो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो डिजिटल से अलग है, एक विषय है ये, चैप्टर है जी बढ़िया सा, माइक्रो प्रोसेसर। फिर है जी हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर है जी बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन। बेटा आजकल ये बढ़िया टॉपिक इसलिए है क्योंकि ट्रांसड्यूसर पेपर में पूछ रहा है। बेसिक कंट्रोल यूपी आर्विनल में पूछ रहा है, यूपीपीसीएल में भी। नॉर्मल बहुत आसान सवाल है कि डैम्पिंग कॉफिशेंट का मान जीटा से बड़ा है तो क्या कहेंगे, जीटा के बराबर है क्या कहेंगे 1, या फिर निगेटिव है या 0 से कम है तो क्या कहोगे, या 1 से कम है तो क्या कहोगे।
तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है जी, बेसिक कंट्रोल सिस्टम। फिर आप पढ़ते हैं आईई रूल और जी सीपीडब्ल्यूडी रूल। फिर आप पढ़ते हैं अर्थिंग। फिर बच्चों आप पढ़ते हैं वायरिंग। फिर बेटा टूल्स के बारे में जानकारी हो, सिंबल्स के बारे में जानकारी हो अलग अलग, ये तो आईटीआई में बहुत पूछता है भाई। वेल्डिंग, इसके बाद इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन तो आजकल इतना ट्रेंडिंग में कि चार चार पांच पांच सवाल आ रहे हैं इल्यूमिनेशन से। फिर है जी इलेक्ट्रिक ड्राइव। फिर है भैया सोल्डरिंग, ये भी बहुत जरूरी हो गया अब। फिर है जी जनरेटिंग स्टेशन। फिर आप बेटा पढ़ते हो बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले, जिसमें आप पढ़ते होंगे लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो ये आता है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ये सिर्फ चैप्टर है इसलिए हिंदी में नहीं लिखा रहा है, इनका चैप्टर का नाम हम इंग्लिश में डालेंगे ऊपर भी। फिर आता है जी पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक जिसे आप बोलते हो। फिर है जी 46 पे रिन्यूएबल पावर जनरेशन। जैसे सोलर पूछ लेगा, टाइडल पूछ लेगा, बायोमास, बायोगैस। ठीक है जी, जैसे एमएचडी बहुत बढ़िया एक टॉपिक है, गैस टरबाइन पे सवाल आ जाता है। तो ये हमारे रहते हैं रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे। फिर आप देखिए यांत्रिक तरीके से, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेटा, कि ट्रांसमिशन लाइन को कैसे बनाओगे। स्टैग पढ़ते हो जो ऐसे झुका रहता है, कोरोना प्रभाव पढ़ते हो, चालकों के अलग अलग प्रकार आप पढ़ा करते हो कि क्या क्या है। फिर आ जाता है जी 48 पर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। 49वां रहता है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिखाया बेटा, जाके उठा के देख लो पुराने पेपर, सर्ज इंपीडेंस से सवाल है, ये इसलिए जरूरी है। फिर आप पढ़ते होंगे भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप पढ़ते होंगे, अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप फॉल्ट पढ़ेंगे। आपको बेटा रिले पढ़नी पड़ेंगी, रिलेज, जो फॉल्ट को सेंस किया करती है, रिले। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। फिर है हमारे फ्यूज,
अभी लिख लेना बेटा, भी करेगा। फिर है जी 56 पे लाइटनिंग अरेस्टर, तड़ित चालक जिसे आप पढ़ते हो, रोड गैप, हॉर्न गैप, ये सब आ जाएंगे जी। फिर आप पढ़ोगे बेसिक ऑफ मेजरमेंट, मापक मापन जिसे आप पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेटा जिसमें आप पीएमएमसी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ाते हो। फिर है जी एनर्जी मीटर, और भैया वॉट मीटर। फिर आप पढ़ा करते हो सीआरओ, सीआरओ भी ये बहुत जरूरी है। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है बेटा, सप्लाई सिस्टम। फिर पढ़ते हो आप सब स्टेशन के बारे में, इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, स्विचिंग सब स्टेशन। और फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर है आपका बेसिक ऑफ ड्राइंग। और लास्ट में अगर कुछ रहता है तो उसे जोड़ा जाएगा मिक्स टॉपिक में। ये बेटा आपका पूरा सिलेबस है टेक्नीशियन का। आईटीआई में जब आप टेक्नीशियन जो पढ़ते हो, इलेक्ट्रीशियन, ये पूरा सिलेबस है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम पास करने में कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। इसमें जो भी और कुछ संभावनाएं होंगी, हेलो, भाई यही नहीं चलता देख क्लास में, मैं मारता भी हूँ। हाँ, तो ये तो हो गया जी हमारा जो टेक्निकल चीज़ें हैं बेटा, ये इसे अपने पास रखो। जो छूट जाएगा इसे भाई याद दिला सको। अब इसमें ये भी मैं बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर आप क्या क्या पढ़ाओगे। तो ये मानो देखो, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ समझाऊं तो आपको यही कहूँगा कि इसमें से लगभग जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो लगभग 70% जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। शैलेंद्र सर, जो बच्चे चैनल वैनल पे विजिट करते होंगे वो जानते भी होंगे गुरुजी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में गुरुजी हमसे अच्छे हैं। बहुत शानदार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो पढ़ाएंगे शैलेंद्र सर। बाकी इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है वो लगभग 80% मेरा ही रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें जो रटने की है, जितनी कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ है, जैसे ये पूरे जो लिखे हैं आपके, ये जो लिख रहा हूं, जो याद करने के, वायरिंग, अर्थिंग, टूल, साई रूल, जो रटवाने की है, उसमें हमारी मदद कोई और अध्यापक कर सकते हैं, जैसे पाल सर है। जैसे पावर जनरेशन का टॉपिक होता है जिसमें बच्चे को समझाना भी है और रटवाना ज़्यादा है कि भाई हाइड्रो पावर प्लांट कैसे कार्य करता है, तो वो आपको पाल सर पढ़ाएंगे। अन्यथा लगभग 80% जो चीज़ें हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड केबल, सर्किट, रिले, ये मैकेनिकल डिजाइन, ये सब मुझे ही पढ़ाना है। अब देखिए बेटा, ये तो था हमारा टेक्निकल सिलेबस। अगर इसमें से आप कुछ छोड़ के जाओगे तो वर्तमान में एग्जाम में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करोगे। क्यों? हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। बेसिक और ड्राइंग इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जब 2 साल की बच्चा आईटीआई कर रहा है तो उसके सेमेस्टर में ड्राइंग का पोर्शन है, लेकिन वो थोड़ा कम है, लेकिन जरूर है। तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना, लेकिन इसे थोड़ा सा बेसिक जरूर देख के जाओ, बेसिक ऑफ ड्राइंग का। अब देखिए जी नॉन टेक में क्या क्या है इसमें। जैसे
हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, आपकी जीएस, और जी आपका ये वैसे तो मैं टेक्निकल में ही काउंट करता हूं इसको, लेकिन बच्चों को कहते हैं कि नॉन टेक में तो कंप्यूटर वाला। क्योंकि इससे बेनिफिट ये है, आप कहोगे सर ये तो हमारे यूपीपीसीएल में नहीं है। अगर तुम्हारे पेपर में ये है तो ये जी, तो बच्चा कहीं ना कहीं इसमें भी दिक्कत महसूस करता ही है कि यार इंग्लिश में 10 नंबर आ ही जाते। अगर आप ये चीजें पढ़ेंगे तो बेटा एएलपी के लिए आपको कोई और कोर्स इनरोल ही नहीं करना, भागने की जरूरत नहीं कि तुम एएलपी का भी पढ़ लो, आप पैरेलली एएलपी के भी, वैसे एएलपी का जो सिलेबस है या पेपर का पैटर्न है वैसे चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ना भी हो, ये रहा जी रीजनिंग, ये रहा जी एप्टी, ये रहा जी जीएस। अब आप सोच रहे होंगे सर जनरल स्टडीज में, जनरल स्टडीज के अंदर ही जनरल साइंस है, कंप्यूटर थोड़ा सा पूछता है, ये रहा जी। तो ये आपका एएलपी का सीबीटी 1 हो गया। अब ये जो ये पढ़ाया, ये एएलपी के सीबीटी 2 में है। नॉन टेक वाले पोर्शन में क्या है, ड्राइंग है, तो आपको वहां मदद करेगा। तो बेटा ये टोटल 64 टॉपिक ये है, नॉन टेक हमारा ये है। और अपना जो फोटो वोटो लेना चाह रहे हो वो अपना फोटो ले, ये हमारे जी दस्तखत। ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो आप बताइएगा कि सर हमारा ये टॉपिक छूट गया। इस पे भी कर दे, कभी आप सोचे कि सर इस पे नहीं करें। फोटो वोटो हो गया? नहीं, हमारे साथ ही खींचो, हम दांत दिखा देंगे इधर को, भाई हंसते हुए खींच लो हमारा फोटो। चलो अब तुम्हें एक बढ़िया सा टॉपिक सिखाते हैं जी। इस बच्चे को एक टॉपिक में दिक्कत थी, तुम्हें भी होगी दिक्कत, तो एक टॉपिक पढ़ाते हैं तुम्हें बढ़िया सा। और जो बेसिक है आपका, वो पूरा का पूरा तुम्हें रिवीजन करने का चांस मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि प्रतिरोध में, वैसे प्रतिरोध बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अब तुम आए हो तो तुम्हें आज के लिए एक अलग टॉपिक है, कल यही कंटिन्यू करूंगा। और 5-6 दिन तुम्हें अलग अलग टॉपिक को बढ़िया से करवाता हूं, ताकि तुम्हें इलेक्ट्रीशियन थोड़ी से थोड़ा सा प्यार हो जाए। जब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से तुम्हें थोड़ा सा लगाव हो जाएगा, तब मैं मेन वाले टॉपिक को शुरू करता हूं। देखो बच्चों, आप लोग ये पढ़ते होंगे, ये पढ़ते आप रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध, पढ़ते हो ना। प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या करता है, मुझे जनरली प्रतिरोध नहीं पढ़ाना, मुझे प्रतिरोध का एक अलग से कॉन्सेप्ट सिखाना है तुम्हें। प्रतिरोध होता है कि यह किसी भी कंडक्टर में या किसी भी पदार्थ में धारा के बहने का विरोध करता है। ठीक है जी, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो धारा के बहने का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। बेटा इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, ये हुआ करती है ओम। यूनिट होती है ओम, जिसे हम कुछ ऐसे प्रदर्शित भी करते हैं। तो देखो जी, आप ये समझते होंगे कि अगर बेटा ये हमारे पास में कोई तार दे दिया जाए,
या ये बेटा हमें एक कंडक्टर दे दिया जी, ये चालक समझते होंगे ना, तार, जैसे तार वार ये बंधे होते हैं ना, ये दे दिया। इसमें एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल हम कहते हैं जो ये सामने वाला है ना, ये जो दिखता है, ये कहलाता है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हमने लिया जी ए, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, और इस तार की जो लंबाई है वो ले लिया हमने एल। ठीक है जी, कोई भी तार, बेटा ये भी ले सकते हैं ना, हमने तार ले लिया एक। इस तार का पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम से जानते हैं, वो ए है, और बेटा इसकी लंबाई एल है। तो ए दे दिया यहां पर, ए का मतलब हुआ जी पृष्ठ क्षेत्रफल। यूनिट वैसे लिखा करते हो मीटर स्क्वायर, जैसे एल है तो ये कहलाती है लंबाई, यानी कि लेंथ। तो इस तार में प्रतिरोध का जो सूत्र आता है बेटा, ये बना करता है आर बराबर में रो एल अपॉन ए, और यूनिट क्या है बच्चों? ओम। ये सूत्र होता है जी किसी भी तार में प्रतिरोध का। तो देखो बेटा, इसमें आप अलग अलग चीजें देख पा रहे होंगे। हमने एल लिख लिया, ए लिख लिया, इसे कहते हैं रो, इसे कहते हैं हम रो। इस सिंबल को रो पढ़ते हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों, ये जो रो है ये दर्शाता है प्रतिरोधकता। ये दर्शाता है प्रतिरोधकता, जिसे कई बार आप विशिष्ट प्रतिरोध भी लिखते हो। क्या लिखते हो बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को जरा समझते हैं। मैंने अभी परिभाषा इसलिए लिखा है, परिभाषा तब लिखाऊंगा जब आपको इसे मेन टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो मैं इससे संबंधित आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा। तो जो रो है ये देखिए क्या चीज दर्शाता है। हमने क्या कहा कि आर का मान यदि हम 1 ओम रख लें, या कुछ ऐसे समझिए, यदि बेटा हम एल का मान 1 रख लें, 1 मीटर, और ए का मान 1 मीटर स्क्वायर रख लें, इस सूत्र में एल और ए का मान 1 रख दो, तो आपको क्या आर बराबर में रो देखने को मिल जाएगा। आर बराबर में बेटा रो देखने को मिल गया। तो इससे आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि एकांक, एक का मतलब एकांक क्षेत्रफल, तथा एकांक लंबाई के लिए, ये भी एक है ये भी एक है, एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई के लिए लगने वाले प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। हम प्रतिरोधकता की जो परिभाषा है वो परिभाषा जैसे बुक्स वगैरह में लिखता नहीं है, लेकिन अगर प्रतिरोधकता की परिभाषा हम देखें तो इसे कहते हैं हम कि एकांक क्षेत्रफल, यानी एक क्षेत्रफल और ये भी एक एकांक लंबाई में लगने वाले प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं।
तो हमने ये कहा कि जो ये प्रतिरोधकता निर्भर करती है, रो निर्भर करता है। आप कहेंगे सर किस पर निर्भर करता है? तो बेटा ये निर्भर करता है, नंबर एक, पदार्थ के प्रकार, किस पदार्थ का प्रकार क्या है। जैसे बेटा जो भी पदार्थ है हमारे इस दुनिया में, वो पदार्थ सब अलग अलग। भाई ये लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, ये लोहे के पाइप है, तांबा अलग है, एल्युमिनियम अलग है, कागज अलग है, तेल अलग है, पानी अलग है, मिट्टी अलग है। भाई अनंत तरह के पदार्थ अवेलेबल है। पीतल अलग है, जिंक अलग है। तो हमने कहा कि एक तो उस पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करेगा कि ये किस प्रकार का पदार्थ है, और दूसरा निर्भर करता है तापमान पर। अब देखो बच्चे गलती कहां करके आते हैं। बच्चों को ये लगता है कि रो बराबर में, अगर यहां से रो देखोगे दोस्त, तो रो बराबर में, बेटा अगर ये नीचे होता है तो इसे मैं गुणा में भेज दूं। भाई भाग है तो गुणा कर सकते हैं इधर। तो आर गुणा ए बटे में एल को नीचे भेज सकता हूं, एल। तो बच्चे ये सोच बैठते हैं कि सर देखो ये रो तो ए और एल पे भी निर्भर करेगा। सूत्र देखकर बच्चे यहां गलती कर बैठते हैं कि सर ये तो ए और एल पर भी निर्भर करेगा। तो सूत्र ए और एल दिखा जरूर रहा है, लेकिन ये प्रतिरोधकता कभी भी तार के क्षेत्रफल तथा लंबाई पर निर्भर नहीं करती। तो देखो जी, हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या लिखते हैं बेटा, जो बहुत खास बिंदु है बच्चों, ये हम कहते हैं प्रतिरोधकता कभी भी तार के क्षेत्रफल व लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। बेटा क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कभी भी तार के क्षेत्रफल व लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करता है, तो हम क्या कहेंगे, सर पदार्थ के प्रकार व दूसरा तापमान। कभी भी लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते। कहने का मतलब ये है, अगर तांबे का तार 1 मीटर लंबा है, चाहे 1000 मीटर लंबा है, चाहे 1000 किलोमीटर लंबा है, तांबे की प्रतिरोधकता वही रहेगी। पृष्ठ क्षेत्रफल, तांबे का चाहे पतला सा तार है, चाहे बहुत मोटा तार है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना भी दिया हो, तांबे की प्रतिरोधकता वही रहेगी। इसी प्रकार एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम की जो प्रतिरोधकता है वो किसी भी लंबाई के लिए समान रहेगी। हम क्या कह रहे हैं कि प्रतिरोधकता कभी भी तार के क्षेत्रफल व लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। और बेटा ये हो जाता है, देखो यहां नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बच्चे को लगता है जी कर रही है, क्योंकि वो सूत्र रट के जा रहा है, जबकि नहीं करती। अब देखिए जी,
हमने लिखा है आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो बेटा जरा आ जाइए, प्रतिरोध निर्भर करता है, देखो किस किस पे करता है। प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए बच्चों, किस किस पर निर्भर कर रहा है प्रतिरोध? तो आप कहेंगे सर एक तो कर रहा है रो पर, ये जो लिख रखा है हमने। तो रो किस पे करता है? पदार्थ के प्रकार पर। तो देखिए नंबर वन, ये निर्भर कर रहा है पदार्थ के प्रकार पर। अच्छा सर, नंबर दो पर यह निर्भर कर रहा है लंबाई पर। तो हम क्या लिखेंगे? लंबाई पर निर्भर कर रहा है जी। नंबर तीन पर जरा देखिए किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? क्षेत्रफल। तो हमने लिख दिया जी ये निर्भर कर रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल पर। और नंबर चार बेटा तापमान पर। तापमान पर। लेकिन तापमान वाले को अगर बहुत एक्यूरेट आप लिखें, तापमान को हम बहुत ज्यादा महत्व देते जरूर हैं, लेकिन वहां अगर एग्जैक्ट हम देखें तो यहां होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। या भौतिक परिवर्तन कैसे? तापमान, दबाव, आर्द्रता, जिसे आप इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हो, प्रेशर यानी कि दबाव। तो करता तो इन सभी पर है, करता तो इन सभी पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालेगा वो होता है भैया इनमें तापमान। दबाव पर भी करेगा, लेकिन दबाव से ज्यादा प्रभाव कहां है? तापमान। तो देखो जी, जब हम ये सीखते हैं कि प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? सबसे लंबाई पृष्ठ क्षेत्रफल, और यहां देखने को मिला हमें एक शब्द तापमान। तो बेटा ऐसा आपका आईटीआई का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये तापमान से संबंधित सवाल ना पूछता। तो चलिए जी, इसी टॉपिक को आज मैं आपके शुरू करता हूं कि प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, जिसे आप बोलते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस या वायर। अब हमारा जो मेन या मुख्य टॉपिक है यह है प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। प्रतिरोध पर तापमान प्रभाव। ठीक है भाई, प्रतिरोध पर तापमान प्रभाव। तो देखो बच्चों, तापमान का प्रभाव ये इसमें बहुत बड़ा टॉपिक भी है और बहुत खास है आपको। लेकिन एक चीज मैं सिखाना चाहूंगा अभी। आप प्रवणता सीखते होंगे कक्षा 6, 7, 8 में, जिसे आप इंग्लिश में स्लोप बोलते हो। प्रवणता कितने लोगों ने पढ़ी है? स्लोप कक्षा 6 में है यार वो। ओ, देखो जी, स्लोप बेटा जिसे लिखते हो प्रवणता, तो ये क्या बताती? यह है क्षैतिज अक्ष पर झुकाव दर्शाती है। बेटा दो एक्स हुआ करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ये तो पता है ना कि दो एक्स होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, जिसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हैं।
तो जमीन के जो समांतर होता है हमारी पृथ्वी के, जैसे ये, तो ये क्षैतिज एक्सिस है यानी कि हॉरिजॉन्टल। और बेटा जो जमीन की सतह से ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल है। तो हमारे पास में देखो जी दो एक्सिस है, बेटा ये होता है जिसे आप कई बार एक्स एक्सिस लिखते हो, और बेटा इसे क्या लिखते हो, वाई एक्स। इसे हम लोग लिखते हैं क्षैतिज अक्ष, या इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और बेटा ये होती है यहाँ वर्टिकल, जिसे हम ऊर्ध्वाधर एक्सिस बोलते हैं। एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है। तो किसी भी रेखा की जो स्लोप होती है वो ये बताती है कि यह क्षैतिज एक्स पर कितनी झुकी हुई है। जैसे ये मेरा हाथ बेटा ना फिलहाल क्षैतिज में है, ये पेन, और ये अगर मैं ऐसे रख दूं तो बेटा ये वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर। हमें ये देखना है कि भाई ये हमारे हाथ पर ये कितनी झुकी हुई है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम स्लोप यानी कि प्रवणता, यानी कि क्षैतिज एक्स पर झुकाव। तो जैसे, चलो आपको समझाने के लिए हमने ये लाइन ले लीजिए, ये बेटा ये कोई भी लाइन दे दी हमें। ठीक है भाई बच्चों, और इस लाइन के लिए ये हमें थीटा दे दिया। ठीक है जी, तो देखो ये क्षैतिज पर झुक रही है भाई। अरे भाई ये झुकी हुई है ना क्षैतिज पे, पूरी एग्जैक्ट खड़ी हो जाती तो ऊर्ध्वाधर हो जाती, और ऐसे लेट जाती तो ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज हो जाती। तो हम जब प्रवणता किसी भी लाइन के लिखते हैं तो हम हमेशा क्षैतिज से कोण लेते हैं जी। आपके मर्जी, थीटा 1 2 3 जो भी आपको लेना है। ये लिखा करते हो m बराबर tan थीटा। बेटा साइन कोस टेन तो पता होंगे ना आपको? नहीं पता ये भी हम सिखा देंगे आपको, देखो, लेकिन सीखने के लिए तैयार रहना। बेटा हमारे पास में बच्चों समकोण त्रिभुज हुआ करते हैं। जैसे आपने ये बेटा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं 90 डिग्री पर मिलती हो। देखो जी, बेटा ये लाइन और ये लाइन 90 पर मिल रही है भाई, ये वाली और ये वाली। जो ये वाली लाइन है ये 90 पे मिल गई, ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों। तो हमेशा याद रखना जो भी 90 के सामने वाली ये लाइन है बेटा, ये कहलाती है कर्ण।
ठीक है बच्चों। और जिधर भी ये दो लाइन ये जुड़ा करती है, जिधर भी ये यहाँ, बेटा ये कहलाता है लंब। और बच्चों ये जो ये बनता है ये कहलाता है आधार। ठीक है जी, यहीं से त्रिकोणमिति आया करती है। तो एक होता है, आपने पढ़े भी होंगे यार, ये साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, फिर इनका उल्टा हम लिखते हैं कोसेक, सेक और कोट। और अगर आपको अपने बेसिक कक्षाएं कुछ याद है बेटा, तो आप लिखा करते हो लाल बटे काका, है ना। देखो याद आएगा पुरानी चीज। हम तो ये मानकर चले कि तुम सुनने हो, सब बता देंगे तुम्हें, लेकिन चीजों को सीखते रहना, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिकल इम्पॉसिबल है। ना हम प्रतिबाधा सीख सकते हैं, ना प्रतिघात को, ना ही हम एडमिटेंस पढ़ सकते, ना हम पावर सीख सकते, सब में आएगा ये। तो देखो भाई बच्चों, शुरू में ये है साइन, फिर दूसरा है कॉस और फिर तीसरा है टेन। इसी प्रकार ये कोसेक, कोस का उल्टा लिखते हैं सेक और टेन का लिखा करते हो कोट। मान भी बता देता हूं उनका। जैसे आप साइन लिखेंगे तो एल मतलब क्या है, लंब, और के का मतलब क्या है, कौन। बच्चों कोस, ए का मतलब क्या है बोलो, आधार। ए मतलब आधार, के माने कर्ण, एल माने लंब, तो के यहां से हो गया जी आधार बटे कर्ण। बेटा एक है टेन, टेन क्या है, लंब बटे आधार। एक हमारा लंब अपॉन आधार। आपको ये भी खैर याद होगा कि देखो जी, नहीं भी होगा तो याद आएगा, एक है साइन, एक है कोस थीटा और एक होता है टेन थीटा। बाकी तो फिर इन्हीं का उल्टा है। साइन का उल्टा लिख दोगे, कोस का उल्टा लिख दोगे, टेन का उल्टा लिख दोगे। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और बेटा टेन का उल्टा कोट। तो ये देखना है, जैसे ये 0 है, फिर बेटा 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, और फिर बच्चों ये 90। तो साइन में 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, बेटा इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, और इसका मान 1। तो साइन में 0 का मान 0 और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। तो साइन में कोण बढ़ने से देखो मान बढ़ गए। अरे 0 से 30 हुआ, मान बढ़ गया, फिर 45 हो गया तो बढ़ गया, 60 हो गया तो भी बढ़ गया, क्योंकि इसका मान 1/√2 का मान है जी 0.707, √3/2। देखो √2 का जो मान है वो क्या होता है, 1.414, √3 का मान 1.73, ये लिखते हो। अब देखो कोस में इधर से उल्टा लिखो, ये 1 है, अब क्या मिला, √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, और यहां 0। अब देखो जी, जो tan होता है बेटा, tan का सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो 0/1 0 आ जाएगा, 0 से किसी को भी भाग दे दो 0 ही रहेगा। अगर यहां देखोगे तो ये मिल जाएगा 1/√3। क्यों, क्योंकि 1/2 को √3/2
भाग दोगे तो 1/√3। फिर भाई 1/√2 ये कैंसिल है, कितना 1, ये कितना √3। और बेटा किसी भी नंबर को अगर आप अनंत से भाग वो सॉरी 0 से भाग दोगे तो जो रिजल्ट है वो अनंत इनफाइनाइट हो जाता है। ये तो देखो, जब भी आप कभी स्लोप लिखोगे किसी लाइन का तो बेटा हमें निकालना होता है ये थीटा या दिया जाएगा। तो m बराबर क्या लिखा जाता है बोलो, tan थीटा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो जी कि सर ये तो मान लिया a, और यहां से एक लंब खींच लेते हैं जी, ये a, ये b और ये c। जब भी कभी झुकाव निकालने का नंबर आएगा इस लाइन का, तो ये बताओ ये जो त्रिभुज दिखाया है इसमें बेटा लंब कौन सा हुआ, बी से सी। तो क्या लिखेंगे यहां बी सी। भाई tan का मान क्या सिखाया है आपको, लंब बटे आधार। तो बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। तो जब भी किसी लाइन का हमें स्लोप निकालना होता है तो या तो ये कोण दे देता, कोण दे देता तो बहुत बढ़िया रहता, सीधे कह देते स्लोप बराबर में tan थीटा। अगर कोण ना दे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये देगा लंब भी और आधार भी, तो आप आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। अब देखो जी, जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं बेटा। सवाल ये है, बच्चों जैसे हमें ये दिया है, ये दे दिया यहां 0, ये दे दिया 5 और ये दे दिया बेटा 10। हमने कहा जी इस लाइन के लिए प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमें यह दिया है कि इसके लिए प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो बताइए प्रवणता कितनी होगी, कितनी। तो भाई हमने कहा जी सर ठीक है, प्रवणता हम लिखेंगे, यानी प्रवणता का मतलब अंग्रेजी में क्या है वैसे, स्लोप बराबर में m बराबर में tan थीटा। आप कहेंगे सर tan थीटा का मतलब है लंब बटे आधार। सर लंब कितना हो गया इसमें 10, आधार कितना 5, कितना करोगे 2 बेटा। स्लोप निकाल लोगे, स्लोप निकाल सकते हो। अभी तुम्हें एक चीज और पूछते हैं, चलो जी। एक लाइन हमें ये दे दिया जी, देखो भाई बच्चों ये लाइन दी है हमें और यहां हमें दिया है समकोण त्रिभुज। देखो यहां पर हमें दे दिया जी 5 और यहां पर दे दिया जी हमें 15, और बेटा ये दे रखा है हमें 4, यहां से यहां तक दे रखा है 4, और बेटा यहां से यहां दे दिया 2, या चलो 1। और ये एंगल है यहाँ जी, ये जो लाइन है ये वाली, इसके लिए स्लोप पूछ लिया। भाई हमारे लिए अगर हम समकोण त्रिभुज देखें बेटा तो यही तो है। भाई ये यहां से यहां तक कितना है, 4 है। भाई 4 में से एक तो यहीं तक का हो गया ना, तो ये तो मेरे हिसाब से 3 बच गया। भाई यहां से ये 5 यहां तक है, 15 यहां तक, मेरे हिसाब से तो 10 ये है। भाई 15 में से 5 तो ये करोगे ना, तो आधार कितना है 10 है जी। तो अगर आप इसके लिए प्रवणता लिख रहे हो तो कितने लिखोगे बोलो, 10 ने लंब बटे आधार। लंब कितना है
3 और आधार कितना है 10। तो भैया ये है जी प्रवणता लिखने का किसी भी लाइन के लिए बेटा तरीका। पहले मुझे बताओ प्रवणता निकाल सकते हो? अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखो जो हम टॉपिक पर बात कर रहे थे भाई, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है ये, इसे जरा केयरफुली करेंगे और बहुत ही न्यूमेरिकल पूछता है, इस पर बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहता है। भाई हमें ये दिया गया है कि जी इस पे है टेम्परेचर यानी कि तापमान, डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है भाई। और जी यहां पर हमें दे रखा है प्रतिरोध, ये दे दिया जी प्रतिरोध। बच्चों ये दे रखा है 0 टेम्परेचर और ये दे रखा है यहां टी टेम्परेचर। एक 0 दे दिया और एक टी दे दिया। तो हमें ये कहा कि भाई 0 पर जो प्रतिरोध है ये तो आर नोट है। सवाल में कैसे कि 0 तापमान पर प्रतिरोध 10 ओम 15 ओम 20 ओम कुछ दे दिया। अच्छा जी। फिर भाई जैसे जैसे तापमान बढ़ाने की बात आई, अपना बढ़ा दिया जी। कितना बढ़ा दिया भाई? आर टी कर दिया। कितने तापमान पर? टी पर। 0 पर आर 0 है, बढ़िया। और तुमने टी पर सीधे आर टी बढ़ा दिया। भाई तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि हम चालक पदार्थ की ही बात कर रहे हैं। तो ये बताओ कि बेटा अगर मैं ये कह दूं कि देखो सर बात ये थी, यहां से यहां तो आर नोट था ही भाई, ये दूरी तो बराबर। अच्छा जी। और यहां से ये कितना है भाई बच्चों? आर टी है, ठीक है भाई। यहां से यहां तक आर टी दूरी है और यहां से यहां तक आर 0। तो अगर तुम्हें सिर्फ ये निकालना है यहां से यहां, तो आर टी माइनस के आर 0 कर सकते थे। हमने कहा जी जो एक त्रिभुज जैसा ये दिखा हमें, जो हमें दिख रहा है जी त्रिभुज, यही तो मिला हमें समकोण त्रिभुज जी। अच्छा जी। तो बेटा ये अगर 0 है और यहां से यहां तक, तो आप ये भी बता दोगे सर ये तो टी है। देख लो ये 0 है, टी है, तो ये टी ही तो है। आपने नंबरिंग कर ली, इसे ए कह दिया, इसे बी कह लिया, इसे सी कह दिया। यहां पर जो ये कोण है ये हमने थीटा मान लिया भाई बच्चों। भाई तुम्हें स्लोप यानी कि प्रवणता निकालनी सिखाई है। ये बताओ जी आपके हिसाब से बच्चों इसमें जो प्रवणता है ये क्या होगा? लंब बटे आधार। इस त्रिभुज के लिए जो नीला किया है ये, इसके लिए लंब क्या है? अरे वाह शाबाश।
आर टी माइनस, और बेटा इसके लिए आधार क्या है, टी। वेरी गुड। तो हमें प्रवणता ये मिल गई भाई, प्रवणता ये मिल गई। अब बच्चों एक शब्द होता है अल्फा, जिसे लिखोगे, वेरी गुड, तापमान गुणांक। तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तापमान गुणांक का जो सूत्र होता है, ये सूत्र बना करता है प्रवणता बटे ओरिजिनल प्रतिरोध। तो हमने देखो यहां पर ये लिखा कि अगर मुझे अल्फा नॉट की जरूरत है, यानी कि मुझे 0 पर तापमान गुणांक चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि देखो सर, स्लोप यानी कि प्रवणता बटे में, ये बताओ 0 पर ओरिजिनल क्या था, बटे में आर नॉट। अगर मैं यहां लिखूंगा ना अल्फा टी, तो मैं कहूंगा स्लोप यानी कि प्रवणता बटे, ये बताओ टी पर ओरिजिनल क्या है, आर टी कहेंगे। हमने कहा चलिए जी ठीक है। आपने अल्फा नॉट बराबर में बेटा स्लोप क्या निकाली तुमने, आर टी माइनस आर नॉट बटे टी, और गुणा ओरिजिनल प्रतिरोध क्या था, आर जीरो। यानी कि बेटा हमने यहां पर सिर्फ स्लोप का ये मान रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया हमने। क्या किया जी, स्लोप का मान रख दो। स्लोप कितनी है, बार बार बोल रहा हूं, लंब बटे आधार। तो देखो जी हमने कहा चलो ठीक है, इसे जरा हल करो बेटा। ये क्या, अल्फा नॉट गुणा टी गुणा आर नॉट बराबर में आर टी माइनस आर जीरो। तो बच्चों अगर बराबर से इधर कोई माइनस है तो इधर लाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर जीरो प्लस में आर जीरो अल्फा नॉट और टी। तो आर टी बराबर में आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और टी। ये फॉर्मूला आप बेटा रटते हो, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब जो आपको कराया है एक बार जरा उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए जी। ये हमारा हो गया सिलेबस, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ी है। जब मैं इस चैप्टर को करवाऊंगा तब मैं सब चीजें लिखवाऊंगा। अभी मुझे क्या है कि एक पूरा पार्ट को इसको बढ़िया करवाना है तापमान गुणांक वाले, तो इस वजह से मैंने प्रतिरोध वगैरह की परिभाषा दी भी नहीं। आप बेटा सूत्र होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये है रो या प्रतिरोधकता। हमने कहा प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ के प्रकार पर, लंबाई पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर और भौतिक अवस्थाओं पर, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है तापमान। फिर हमने कहा जी जब हम लोग प्रवणता निकालेंगे यानी स्लोप, बेटा स्लोप क्या है, कोई नॉर्मली आपसे पूछ ले तो उसे थोड़ा ना फॉर्मूला बताओगे लंब बटे आधार, उसे कहना क्षैतिज एक्स पर किसी भी रेखा का जो झुकाव है उसे हम स्लोप कहते हैं। जैसे अगर ये लाइन है ना, इसकी कोई स्लोप नहीं आएगी, क्यों, ये तो है ही हॉरिजॉन्टल। और जो ये ऐसी खड़ी है ना, इसकी स्लोप अनंत आएगी। ऐसी लाइन की अगर ये रखी है ना ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल अवस्था है, कोई स्लोप नहीं, लेकिन अगर ऐसे है तो प्रवणता आएगी, स्लोप आएगी। तो हमने यहां पर ये देखा साइन कोस और टेन, बेटा लाल बटे काका से हमने समझ लिया जी समकोण त्रिभुज को इस तरह से हम हल करेंगे। हमने कहा जब भी हम प्रवणता निकालेंगे सर हम लंब बटे आधार ही करेंगे। क्या करना है, लंब बटे आधार।
तो अभी हमने ये कहा कि यदि 0 पर तापमान R0 है और T पर RT हो जाए, तो हमने इसे हल करके क्या कहा कि देखो जी, R0 जब भी ये हम सूत्र लिखेंगे, यहां R0 है ओरिजिनल, तो R0 से डिवाइड, यहां RT है T पर, तो RT से। तो हमें क्या सूत्र मिला है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपको मैं 0 पर प्रतिरोध देता हूं, मैं अगर आपको 0 पर प्रतिरोध देता हूं और तापमान गुणांक का मान देता हूं, तो मैं किसी भी तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से आगे आपको इस टॉपिक को मैं कल पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है, 5-6 दिन बढ़िया से आपको टॉपिक करवाता हूं। ऐसा नहीं है कि ये आपके काम की चीज नहीं है, बड़े काम की चीज है बेटा आपके लिए। एक चीज और क्लियर कर दूं, अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई सर यहाँ पढ़ाएंगे, आप इनकी गारंटी ले सकते हो कि सर की गारंटी हम ले रहे हैं कि सर यहीं प्रयागराज में ही रहेंगे, आप लोगों को किसी को निराशा नहीं होगी। चले तो आज इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपना एडमिशन वाला जो फॉर्म है उस पर प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन है अपना वो फिल जरूर करके जाना, अटेंडेंस जरूर भर के जाना।